जी बच्चों, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ऑनलाइन ऑनलाइन वालों इधर देखो, बस इसको फिलहाल इतना समझो रिफंडेबल टैक्स, क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है ना तो फिर हमें डिटेल में क्यों जाएं। बस सिंपल बात, इसको कैपिटलाइज नहीं करना। ओके जी। अच्छा, और अगर कभी गलती से कर दिया तो क्या करो, रिवर्स कर दें। ओके बच्चों, अच्छा आगे आ जाए जी। जी कहता द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट पहले समझ लें बच्चों, समझ लें बच्चों, इधर मुतवज्जे होना, मुतवज्जे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट समझे जी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जी जो कि एसेट को बिजनेस तक लाने के लिए जरूरी है। सही है बच्चों, सही है ना। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो कि इनकर्ड हो रही है किस वजह से, एसेट को लेके आने के लिए। ये बात समझ आ गई है जी। अच्छा जी, कहता ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन, जगह एंड कंडीशन। अब ये समझ लें कंडीशन क्या है। नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजर। ओखी सी लाइन का मतलब समझें, इस लाइन का मतलब समझाने लगा हूं जी, इस लाइन का मतलब समझाने लगा हूं जी। मैनेजमेंट ये कहती है, मैनेजमेंट का कहना यह है जी, इस एसी को हमने क्या करना है जी, इधर इस कमरे में लगाना है। क्या करना है, ये कंडीशन है, मैनेजमेंट ने ऐसा कहा। अब स्टैंडर्ड ये कहता है, मैनेजमेंट जो कह रही है कि इस एसी को आपने इस दीवार में लगाना, इस दीवार के अंदर लगाने तक क्या उसका नाम है, जो एसी को लगाना जो जो कॉस्ट इंकर्ड होगी, कहता वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। ओके बच्चों, इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जो मैनेजमेंट की नीयत है कि इस एसी को हमने इस दीवार के अंदर इंस्टॉल करना है। क्या करना है, कहता जैसे मैनेजमेंट चाहती है, मैनेजमेंट की जो चाहत है, कहता उधर तक आने के लिए, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए जो जो खर्चे हो रहे हैं, कहता जी वो क्या है जी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। एसेट की कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके बच्चों जी, आगे पढ़ लें। ये समझ आ गई ना इस लाइन की। अच्छा, कहता दीज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में इंक्लूड। अब ये बात तवज्जो से सुननी है। कहता अब ये कुछ एग्जांपल्स हमने आपको किसकी दी हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की। बच्चों ध्यान से पढ़ना है, आगे सारे सवाल इन्हीं की बेस पे हमने सॉल्व करने हैं। कहता जी एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट। कहता कोई ऐसा इंप्लॉय जिसने काम किया इस एसी को लगाने के लिए, यानी हमें कोई इजाफी अमाउंट अगर उसको देनी पड़ी उस इंप्लॉय को इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए, कहता उसकी कॉस्ट अब ना एक्सपेंस आउट नहीं करनी, बल्कि क्या करनी है, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देनी है। क्या कर देनी है, ये बात समझे हैं, ये बात समझे हैं जी। कहता था कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, एसी को लगाना है इस दीवार में, ऐसे ही है जी भैया, साइड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, वो ऐसे ही है ना। इसके अलावा जब हैवी किस्म के प्लांट लगते हैं बच्चों, तो जो जमीन होती है ना भाई, उसकी खुदाई करनी पड़ती है, जगह को तैयार करना पड़ता है, फिर वो प्लांट उसके अंदर इंस्टॉल होता है। हैवी किस्म की कॉस्ट होती है। कई दफा ऐसे होता है, उस जगह को प्रिपेयर करने के लिए जिस जगह पे वो प्लांट इंस्टॉल होना है, महीनों भी लग जाते हैं। लेबर आती है, वो जो लेबर काम करेगी वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। जो मटेरियल आया होगा, सही है ना, उस जगह को तैयार करने के लिए, वो भी एसेट की कॉस्ट का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। ओके बच्चों, इसे कहते हैं साइट को प्रिपेयर, जगह को तैयार करने की कॉस्ट, ताकि एसेट जो है वो इंस्टॉल किया जा सके। क्या किया जा सके, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। इनिशियल डिलीवरी क्या होता है, आप दुकान पे जाते हैं, आप एसी को क्या कर लेते हैं जी, परचेज, प्लांट को परचेज, गाड़ी को परचेज, कहता जी लेकिन आप जी फॉर एग्जांपल जी इस टाइम लाहौर है, क्या है, लोर, और कहता आपने कराची जाना है, कहता है अब कराची तक एसेट को आपने पहुंचाना, लेके जाना, कहता ये जो रस्ते की जो कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट जो है, कहता ये एसेट की कॉस्ट का क्या बन जाएगी। और हैंडलिंग कॉस्ट क्या होती है, कहता जी फॉर एग्जांपल आपने 1000 एसीयू का ऑर्डर दे दिया, क्या किया जी, अब कहता जब एसी आ गए हैं आपके उधर वेयर हाउस में, कहता उसको अब उतारना नहीं पड़ेगा। जब कहता एसी उन्होंने लोड किए थे, वो ट्रक के ऊपर रखे थे 3-4 ट्रक्स में, कहता उस लोडिंग की कॉस्ट, दोबारा जब आपके पास एसी आ गए हैं, आप उसे डीलोड करके आपके उधर स्टोर के अंदर नहीं रखने उन्होंने, कहता ये वाली जो कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट, चीज को उतारने की कॉस्ट, चढ़ाने की कॉस्ट, कहता ये एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएगी।
इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। असेंबली और इंस्टॉलेशन एक ही चीज के दो नाम है जी। इंस्टॉलेशन आपको मैं समझा चुका हूं। इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? वो खर्चा क्या होगा भाई? जो एम्प्लॉय इधर काम कर रहे हैं उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपने बाहर से कोई बंदा मंगवाया, स्पेशलिस्ट इंजीनियर, उसको पैसे देने पड़ेंगे बच्चों। और इस जगह को तैयार करने के लिए जो खर्चा हुआ आपको बच्चों, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि मटेरियल वगैरह अगर लग गया तो जी। टेस्टिंग कॉस्ट, क्या जी? टेस्टिंग कॉस्ट। नेमतुल्लाह ने कहा जी मैंने आइसक्रीम बनानी है, क्या करना है? अच्छा जी, अब भैया आइसक्रीम बनाने के लिए इन्होंने एक प्लांट जी, क्या उसका नाम है, कंस्ट्रक्ट किया, खरीदा किया। अब प्लांट जो है ना, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया। इन्होंने कहा जी शाम को कस्टमर्स आए और आज के दिन आपको फ्री आइसक्रीम खिलाई जाएगी। क्या किया जाएगा? अच्छा जी, अब इन्होंने टेस्ट ही नहीं किया प्लांट को। जब आइसक्रीम, अच्छा उसमें फॉर्मूला होता है ना प्लांट को, आप भाई जिससे बनाना उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी। आपने वो कभी वो देखा होगा, जाए ना जरा वो बड़गड़ शटगड़ खाने, तो आपने देखा होगा मशीन्स पड़ी हैं उससे बोटल्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक निकलती है। वो उसके अंदर सारा डेटा फॉर्मूला फीड है। क्या है बच्चों? ऐसा नहीं है इसको करते हैं काला पानी निकलता है फिर क्या उसका नाम है सफेद निकल रहा है। वो फॉर्मूला फीड है। क्या है? भाई ने भी फॉर्मूला फीड कर दिया आइसक्रीम का। और भाई मीठी आइसक्रीम आज तक तो हमने देखी, लेकिन नमकीन आइसक्रीम उसमें से निकल रही है। आप जब कस्टमर आए हैं तो मुझे बताएं, नेमतुल्लाह क्या क्या उसका नाम है, इसकी तबीयत वॉश करेंगे कि नहीं करेंगे? चपेड़े एक इधर से एक इधर से एक इधर से, अंडरटेकर की तरह कुछ उठा के इसे ऐसे फेंकेंगे जी। नेमतुल्लाह भाई, इसलिए स्टैंडर्ड कहता है पहले आप टेस्ट कर लें। काउंटिंग के बड़े क्या कहते हैं जी? कहता ऐसा ना हो कि चीज अभी आपने लॉन्च की है, अभी मार्केट में आने से पहले ही क्या उसका नाम है वो तबाह दे। कहता है ऐसा होता है ना, चीज 2-4 साल चलती है उसके बाद जाके वो कस्टमर कहते हैं नहीं अब हमारा टेस्ट चेंज हो गया। कहता है ऐसा ना हो पहले ही दिन, अभी पहले ही दफा कस्टमर आए और पहले ही दिन के हमारा टेस्ट बना ही नहीं, चेंज का टर्न है जी। इसलिए काउंटिंग के बड़े कहते हैं आप पहले टेस्ट कर लें उस प्लांट को कि जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं क्या वाकया वो बन रही है। कहता टू डिटरमिन वेदर द एसिड इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। ओके बच्चों, ये बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट रन कॉस्ट है जो वो 10 रुपए है, क्या है बच्चों? वो एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। कहता हाँ याद आ गया एक पॉइंट, एसिड की कॉस्ट है जी, सॉरी, कहता आपने जब टेस्ट रन किया ना उससे 5 यूनिट्स ना सही बन गए, क्या हुए? और नेमतुल्लाह ने कहा अपने मैनेजर को कि यार ये जो 5 यूनिट्स बने हैं ना, ये बेच दे, इनको भी बेच दे, इससे भी थोड़े बहुत पैसे आएंगे। अब अगली बात सुने, थोड़ा सा तेज भी है। इसने कहा जी नॉर्मली एक यूनिट जो है ना ये हम बेचते हैं 20 रुपए का। कितने का? कहता तुम ना इसको बेचो 10 रुपए का, मार्केटिंग भी हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगी आइसक्रीम की, और लोग ना इन 5 यूनिट से टेस्ट भी अपना डेवलप कर लेंगे। तुम ना बेच दो लेकिन 10 रुपए में बेचो, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। अब बच्चे उधर से पैसे रिकवर भी तो हो रहे हैं ना, सही है बच्चों? उधर से पैसे कुछ आपके एक्सपेंस सॉरी कुछ कैपिटलाइज हो रहा है और कुछ क्या हो रहा है बोले? एक्सपेंस। ऐसे ही जो कैपिटल सॉरी कुछ जो कैपिटलाइज हो रहा है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन जो यूनिट्स आपने बनाए हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट रन कॉस्ट है जी, लो जी, टेस्ट रन कॉस्ट है ₹50। कितनी है? मैंने 10 कहा था ना चेंज कर लें। टेस्ट सर हमने लिखा ही नहीं, हमने चेंज क्या करना है? ये है जी 50। कितना है बच्चों? 50। लेकिन जो आपने यूनिट्स बनाए ना, जो यूनिट्स बनाए वो बिक गए हैं आपके कितने के जी? 30 रुपए के। कितने के? सही है जी, 30 के बिक गए हैं। अब ना इसको आपने नेट नहीं करना, इसको आपने नेट करने की इजाजत नहीं है। ये आपकी एसेट की कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगा, और ये जो 30 रुपए हैं ये आपकी अदर इनकम है। क्या है बच्चों? इनकम है, अदर इनकम है, बराबर सेल है, कोर एक्टिविटी वाली इनकम है आपकी। क्या है जी? ये बात समझ गए हैं? छोटा सा नोट लिख लें अपने पास, जल्दी करें, जल्दी शाबाश, छोटा सा नोट लिख लो। ये टेस्ट रन किताब पे लिखना है, टेस्ट रन कॉस्ट के आगे लिखना है, जल्दी करें शाबाश। किताब पे लिखना है जी, टेस्ट रन कॉस्ट, या इसे टेस्टिंग कॉस्ट भी कहते हैं। लिखें जी,
टेस्टिंग कॉस्ट ₹50 की है, टेस्टिंग कॉस्ट रुपीस बोलो 50 की है। टेस्टिंग कॉस्ट रुपीस कितने की है बच्चों? लेकिन टेस्टिंग करते हुए जो यूनिट्स बने, लेकिन टेस्टिंग करते हुए जो यूनिट्स बने, लेकिन टेस्टिंग करते हुए जो यूनिट्स बने वो ₹30 के बिक गए, वो रुपीस बोलो शाबाश 30 के बिक गए। वो कितने के बिक गए बच्चों? अगली बात सुन लें, लिखें ₹50 एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएंगे। ₹50 एसेट की कॉस्ट में बोलो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएंगे और ₹30 इनकम में चले, प्रॉफिट और लॉस में एज एन इनकम चले जाएंगे और ₹30 प्रॉफिट और लॉस में एज एन इनकम चले जाएंगे। अब कुछ बच्चों के ध्यान में आता है सर देखें ये अदर इनकम में जाएगा, इनकम में स्टैंडर्ड ने इस बारे में कोई गाइडेंस नहीं दी हुई, तो मेरा गालिब गुमान है ये कोर एक्टिविटी वाली इनकम है, बाद में भी तो आपने बेचनी है ना। तो बहरहाल ये खैर हमारा डिस्कशन पॉइंट नहीं है, बस ये इनकम में चले जाएंगे। अगर किसी को बहुत जोर से आया कि सर कोर एक्टिविटी सॉरी अदर इनकम में जाएंगे या रेवेन्यू सेल में जाएंगे, तो मेरा गालिब गुमान है सेल में जाएंगे ये। जी आगे आगे ये बात समझ आ गई बच्चों? असल में ये पॉइंट क्यों लिखवाया मैंने, पहले ना स्टैंडर्ड और पहले स्टैंडर्ड में कुछ और ट्रीटमेंट था और अब स्टैंडर्ड में कुछ और ट्रीटमेंट है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पुराना पढ़ रहे होते हैं, 2-3-4 अटेम्प्ट्स पहले वाले बच्चे, ये उनके लिए पॉइंट है। असल में पहले स्टैंडर्ड में ये था कि जो ₹30 है ना इसको आप नेट कर दो, क्या करो, और जो कैपिटलाइज करो नेट अमाउंट 20 करो। अब इसकी इजाजत नहीं है, अब स्टैंडर्ड में चेंज आ गया है बच्चों, सही है। वो कहता है जी पूरी अमाउंट को, ग्रॉस अमाउंट को कैपिटलाइज करो और जो ₹30 ये आप इनकम में ले जाओ, क्या करो जी। ये तो खैर इधर ये भी नहीं लिखा इनकम में ले जाओ, ये तो सारी सी बात है, फिर इनकम में जाएगा ना, वो तो स्टैंडर्ड को इंटरप्रेट करना है फिर जी। वो उन्होंने कहा जी इसे कैपिटलाइज ना करो, तो इसका दूसरा मतलब फिर यही बना ना कि इनकम में ले जाओ जी। अगली बात बच्चों, प्रोफेशनल फी सच एज आर्किटेक्चर या सर्वेयर फी, या वो बंदा जो कि आपने स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए बुलाया कि सर हम प्लांट को इंस्टॉल कर रहे हैं, मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं। जब हैवी किस्म की प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल होती है ना, तो आपको प्रोफेशनल इंजीनियर टेक्निकल बंदा भैया उसको बुलाना पड़ता है, सही है सर, और वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है। क्या करता है भैया, उस प्रोफेशनल को जो आपने फी देनी है वो एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगी, ऐड। या आपने बिल्डिंग बनानी है, वो जो नक्शा बना के देगा आर्किटेक्चर, जो आपको बताएगा नहीं सर ये कमरा इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ये इधर 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 किचन होना चाहिए, फला होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसको जो आपने पैसे देने हैं वो क्या होगा बोलो, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है, वो कोई भी क्या हो सकता है बच्चों। आगे सुन लें जी, आगे सुन लें जी, आगे जी इधर जी, ये पहला था जी परचेज प्राइस से रिलेटेड, दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तीसरा ये सारी उसकी एग्जांपल है ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की। अगला, कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि आपने एक प्लांट को इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने की कॉस्ट आई बच्चों, इंस्टॉल करने की कॉस्ट आई। अब आपने कहा जी 4 या 5 साल, बच्चे बातें बंद करें, आज इतनी बातें आपने की, इतनी की, यकीन करें कोई मेरा लेक्चर को स्टार्ट हुए 1 घंटा 20 मिनट है, 1 घंटा 30 मिनट आप बातें कर चुके हैं जी। अब बस करें, शाबाश। अगली क्लास कौन सी है आपकी बच्चे, टैक्स की जी, उधर ना कीजिएगा बातें। अच्छा जी, अगली बात सुन लें जी, आपने 4 या 5 साल के बाद एसेट को डी इंस्टॉल करना है, क्या करना है, डी इंस्टॉल करना है, क्या करना है। तो अकाउंटिंग के बड़े स्टैंडर्ड में ये लिखते हैं, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा इस डी इंस्टॉल करने की कॉस्ट को भी क्या कर देना है, आज आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना है। क्या कर देना है, सही है जी, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, जिस तरह हमने इंस्टॉल करने की कॉस्ट को एसेट में ऐड, एसेट की कॉस्ट में ऐड किया था ना, डी इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी क्या कर देना है, एसेट की कॉस्ट में ऐड करना। लेकिन एक बात इधर जरा गौर फिक्र कर लें, एक बात जरा मुतवज्जे होकर सुन लेनी है,
ये वाली जो कॉस्ट है बच्चों, ये कंफर्म कॉस्ट नहीं है बल्कि एस्टिमेटेड कॉस्ट है। क्या है? वो कहते हैं नहीं, आप एक एस्टिमेट लगाएं। क्या करें? उस एस्टिमेट की बेस पे, क्योंकि देखो ना 4 या 5 साल बाद जाके हमने एसी को क्या करना, सॉरी प्लांट को क्या करना, डीइंस्टॉल करना है। कहता है एस्टिमेट की बेसिस पे आप क्या कर लें जी, उसकी कॉस्ट को ऐड कर लें। इसे कहते हैं द इनिशियल एस्टिमेट, जो शुरू में आपका एस्टिमेट है, ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग का मतलब और रिमूविंग का मतलब क्या है बच्चों? डीइंस्टॉल करना द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट। जब आप डीइंस्टॉल करेंगे तो साइट का चेंज हो जाएगी ना बच्चों। उसको जब आपने एक चीज को लगाया, अब आपने उसको पुटना है, उस चीज को डीइंस्टॉल करना, यानी पढ़े लिखे बात करूं तो ऑन विच इट इज लोकेटेड, जिस जगह पे वो है, फॉर विच एन आइटम इनकर्स लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कहता जी ये या तो आपको अपनी मर्जी से आप इस तरह कर रहे हैं, या फिर लीगली आपको क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा, अथॉरिटीज ने कहा जी मैक्सिमम इस प्लांट को, इस एसिड को आप जो है 4-5 साल से ज्यादा इससे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, अब आप उसको डीइंस्टॉल करना पड़ेगा। कहता उस कॉस्ट को आप क्या करने हैं, बोलो शाबाश, एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना देना है। ये पॉइंट्स अहम है, ये बार बार आने हैं बड़े सवालों में। अच्छा आगे कहता ये आप खुद पढ़ लीजिएगा बच्चों, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत आसान है, मैं बता देता हूं क्या लिखा है इसमें। कहता रही जब आपने लैंड लेनी है ना जी, कहता तो आपको ना आपको फिर क्या उसका नाम है, लीगल फी वगैरह उस पे करनी पड़ती है। कहता जी टाइटल ट्रांसफर करने की कॉस्ट, कहता वो आपको पे करनी पड़ती है। कहता जी उसके अलावा जी आपको सर्वे कॉस्ट वो आपको पे करनी पड़ती है। कहता ये सारी चीजें जो हैं ये क्या होंगी बच्चों, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों? ये पढ़ लेंगे आप घर में, पढ़ लेंगे बच्चों घर में, ये तो आसान है। आगे आ जाए बच्चों आगे। ये वाली बात मैं अभी पेंडिंग करवा रहा हूं, ये वाली बात पेंडिंग करवा रहा हूं जी। ये द कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वाली, ये एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं है, इसके ऊपर हमारा एक पूरा स्टैंडर्ड है IS-23। IS-23 एक पूरा स्टैंडर्ड है हमारा। ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, इसके लिए ना हम लोन लेते हैं। क्या लेते हैं जी? अगर हमने कोई एसेट खुद बनाया और उस एसेट जो खुद हमने बनाना है उसके बदले में हमें क्या लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा। अब उस पे इंटरेस्ट जो है उसके बारे में कुछ गुफ्तगू है, अभी आपको नहीं पढ़ा सकता। IS-23 हमारा पूरा एक स्टैंडर्ड है जिसमें 7-8 दिन लग जाने हमारे, उसमें इंशाल्लाह देखेंगे। इसको पी कर लें और रेफरेंस दे दें IS-23 का। कौन सा बच्चों? अगली बात दी, कहता एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट डेट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी। कहता वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। पहले हमने क्या डिस्कस किया, अब क्या डिस्कस करने लगे हैं? पहला कहता कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी। क्या जी? कहता जी पहले आपका जी जो चीजें आप जिधर बना रहे थे, जिधर चीजें बेच रहे थे, वो फैसिलिटी आपकी सिर्फ किधर थी, मॉडल टाउन में। अब आपने कहा नहीं जी हमने डिफेंस में भी जाना है। किधर जाना है जी? तो कहता जी ये फैसिलिटी जो आपने न्यू ओपन की है ना, कहता इस पे जो खर्चा आया, कहता ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। याद रखेंगे ये बात जी जी। और इसमें 2-3 एग्जांपल आती हैं, एक और चीज भी आ जानी है, दोनों को मिलकर पढ़ा देता हूं। अगली भी आ गई ना, ये पॉइंट दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, ए और बी। कहता कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। कहता रही आपने न्यू फैसिलिटी ओपन की, कहता रही जब न्यू फैसिलिटी आपने ओपन कर ली, अब न्यू प्रोडक्ट है या सर्विस जो भी आपने देनी है। कहता आपने क्या किया, आपने कहा जी पहले 3 दिन जो है आज जो मर्जी आए हम फ्री में, क्या उसका नाम है जी, आइसक्रीम बेच रहे हैं नेमतुल्लाह, फ्री में आइसक्रीम जी। यहाँ आपने डिस्काउंट लगा दिया 80% का। कितना? कहता ये आपकी एसेट की कॉस्ट में, कहता ये स्टैंडर्ड नहीं कहा था आपको ऐसा करने का, ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, या हर कोई अपने हिसाब से, अपने कल्चर, अपने नॉर्म के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से ऐसे करेगा। कहता ये एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है, ये मार्केटिंग कॉस्ट है, प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं। ये क्या है बच्चों? ये एसेट की कॉस्ट को बिला वजह ना बढ़ाएं, बल्कि ये इससे एक्सपेंस आउट करेंगे। आप क्या करेंगे बच्चों? ओके समझ आ गई बच्चों? अच्छा एक इधर और भी आता है ना, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, और लफ्ज इस्तेमाल करता है कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। इंट्रोड्यूसिंग के साथ ना स्लैश लगा के लॉन्च का लफ्ज भी लिख लें जी बच्चों। जल्दी 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 शाबाश, और लिख लिया अक्लमंदो जी। अगली बात, और इधर इधर कहता कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ नई लोकेशन, और कहता कॉस्ट ऑफ
कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, जो मैंने पहले एग्जांपल दी ना आपको, मैंने कहा मॉडल टाउन से डिफेंस में जा रहे हैं, कहता जी इस पे जो खर्चा हुआ ना आने जाने में, कहता ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट, ये जो आपने शिफ्टिंग कॉस्ट है, कहता ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट ये नहीं बननी। कहता और विद द न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, कहता पहले आप कहते थे भाई आइसक्रीम है, कहता अब आप डिफेंस में इस तरह के इलाके में चलेंगे, अब आपको बड़े तरीके के साथ बात करनी पड़ेगी ना, पढ़े लिखे जिधर भी चले गए XYZ इलाका में चले गए, कहता अब आपको ना अपने स्टाफ को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? माय नेम इज नेमतुल्लाह, हाउ कैन आई असिस्ट यू। कहता ये यदि सीख, इस तरह की जो बातें हैं, ये इस तरह की जो बातें हैं जो आपने अपने स्टाफ को ट्रेन करना है। क्या करना है? कहता ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। सही है भाई? सही है जी। वो कहते हैं ओके सर थैंक यू। अच्छा, कहता है ये जितना भी आपने अपने स्टाफ को ट्रेन किया, कहता है ये एक्सपेंस आउट होंगी चीजें। क्या होंगी बच्चों? एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होनी। ये बातें समझ आ गई आपको? अगली बात ABC का D, कहता एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स। क्या बच्चों? एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स ये होते हैं कि ये कॉस्ट इनकर्ड होनी ही होनी है, ये कॉस्ट जी। कहता जी देखें ये बिजली का बिल आ गया, ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, लिख लें इधर इनडायरेक्ट। क्या बच्चों? ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चा। हमने तो पढ़ा था ना, हमने डायरेक्ट खर्चा जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उसे कॉस्ट का पार्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट खर्चे हैं। क्या हैं जी? कहता जी इसको कभी भी आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। कहता जी रेंट हो गया बिल्डिंग का, इंश्योरेंस होगी जी, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सेलिंग कॉस्ट, कहता ये सारी चीजें एक्सपेंस आउट होंगी। क्या होंगी बच्चों? अच्छा, लेकिन एक बात आपने बहुत तवज्जो से सुन लेनी है, ये नोट लिख लें। ओवरहेड्स दो तरह के हैं, एक है साइट ओवरहेड्स बच्चों, और एक है जनरल ओवरहेड्स या एडमिन। दोनों में फर्क है। साइट ओवरहेड्स कहते हैं जिधर चीज आप इंस्टॉल कर रहे हैं, या कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना आप चीज को खुद बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहता जिधर आप चीज को खुद बना रहे हैं उस साइड के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, कहता वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। क्या है? वो एसेट की कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? कहता आप ना एसेट को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर जिस जगह पे कर रहे हैं उसका जो बिजली का बिल है, यूटिलिटीज एक्सपेंस, बिजली का, गैस का, पानी का, कहता उसका जो रेंट है, कहता जो आपने अगर जगह इंश्योर करवाई, कहता ये सारी की सारी चीजें एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएंगी? साइट ओवरहेड्स। लफ्ज पढ़े क्या लिखा है? क्या लिखा है? उस जगह की कॉस्ट, जगह को तैयार करने की जो कॉस्ट है, इंस्टॉल हो रही है चीज या खुद बना रहे हैं, कहता उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? बोलो शाबाश। एसेट की कॉस्ट में। लेकिन अगर लफ्ज लिखा हुआ जनरल ओवरहेड्स या एडमिन का, उसकी कॉस्ट कभी भी ऐड, बल्कि क्या होगी? बोलो शाबाश, एक्सपेंस आउट होगी। ओके बच्चों, और डन है। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सवाल में आना है बार बार और आपने कंफ्यूज हो जाना इसको पढ़ के आगे। अब मेरी बात पहले थोड़ा सा जरा उर्दू में सुन लें, फिर जरा जो है ना वो क्या उसका नाम है आपको आगे बताते हैं जी। हाँ, कहता एसेट की कॉस्ट को कैपिटलाइज करना कब आपने रोक देना है? प्लांट बन गया, क्या हो गया बच्चों? मैनेजमेंट जिस हालत में प्लांट को लेके आना चाह रही थी वो क्या होगी बच्चों? ख्वाहिश उनकी पूरी हो गई है। कहता अब आपने एसेट की कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक देना है। क्या कर देना है? कहता जो मैनेजमेंट चाहती थी ना, इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की चाहत थी कि ऐसा एसेट हो जाए हमारा, इस हालत में आ जाए, कहता अब उस हालत में आ चुका है। इससे ऑनवर्ड्स कहता अब आपने एसेट की कॉस्ट को, बोलो शाबाश, कैपिटलाइज नहीं करना। ओके बच्चों, ये बात कहना चाह रहे हैं क्या? जी जी, वो बाद में, अभी एसेट बन गया है, रिपेयर तो इंशाल्लाह 5-7 महीने 1 साल के बाद आएगी ना। अभी पहले दिन, दूसरे, चौथे दिन तो रिपेयर नहीं आनी ना। वो सब उन्हें कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं बच्चों? अभी रुक जाए, अभी इंशाल्लाह सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आ जाएंगे एक आधे दिन के बाद। अभी आपने एसेट अभी आया है हमारे पास, अभी ये एसी आया है, अभी ये एसी आया है, अभी इंशाल्लाह रिपेयर नहीं आनी इस पे, 5-6 महीने का टाइम दे दें फिर रिपेयर आएगी। ठीक है, उसे कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। अभी बात कौन सी हो रही है? अभी एसेट की कॉस्ट में चीजें ऐड हो रही हैं, कैपिटलाइज हो रही हैं, कैपिटलाइज हो रही हैं।
वो बाद में आएंगी इंशाल्लाह के 2 महीनों बाद, 4 महीनों बाद, 10 महीनों बाद, 2 साल के बाद आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया, अगर कोई ऐसा खर्चा आपने कर दिया जिससे एसेट की लाइफ बढ़ गई है, ये बातें ना मैं दोबारा भी करूंगा, जिससे एसेट के हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब सब्सिक्वेंट भी 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है बच्चों कैपिटल। 2 तरह के होते हैं, वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा सारी बातें। कहता जी रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम। कैरिंग अमाउंट का मतलब एसेट की कॉस्ट में शुरू में तो ऐड कर रहे होंगे ना, कैरिंग अमाउंट जो एसेट की अमाउंट। कहता सीजीज, क्या बच्चों, रोक देना, व्हेन द आइटम इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। ये बात मैं आपको समझा दी, मैंने समझा दी है ना, समझा दी। असल में होता ये है, एसेट की कॉस्ट में ना चीजें ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक जगह पे आके उसको रोकना भी तो है ना, एसेट की कॉस्ट में मजीद चीजें आप कैपिटलाइज ना करें। ये उसने बता दिया, सीज कर देना है किधर आके, जिस तरह मैनेजमेंट चाहती थी उस हालत में एसी आ गया। ओके बच्चों, वो रिपेयर मेंटेनेंस और सारी चीजें इंशाल्लाह बाद में आएंगी। उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का। किसका बच्चों? अच्छा जी, देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और डिप्लॉइंग का मतलब होता है शिफ्टिंग कर, शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। An item are not included in the carrying amount of an item. For example, following costs are not including in the carrying amount of an ये वाली आइटम, ये वाली आइटम जो नीचे उसने आपको बताई है, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगी। ये पढ़ के ना इंशाल्लाह आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। कहता है कभी कभी ऐसा होता है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप कॉस्ट पढ़ रहे होंगे, नहीं तो आगे जाके आप पढ़ लेंगे। एसिड की कैपेसिटी है जी कि ये एक महीने में 15,000 यूनिट्स बना सकता है। प्लांट की कैपेसिटी है एक महीने में कितने यूनिट्स बना सकता है? कहता है लेकिन वो सिर्फ 10,000 यूनिट्स उससे बन पा रहे हैं। अभी एसिड ऑर्डर ही इतने नहीं आ रहे होंगे। कहता ये जो 5,000 का नुकसान है ना, कहता ये आपने एसिड की कॉस्ट के गले में नहीं डाल देना। सही है ना? कहता जी कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल एन आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट हैड येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज, और कहता और इज ऑपरेटेड एट लेस देन, कहता जिस तरह मैनेजमेंट चाह रही थी ना, मैनेजमेंट की चाहत है इसे 15,000 यूनिट्स बने, 20,000 यूनिट्स बने। कहता वो चाहत पूरी नहीं हो रही है अभी आपकी, लग गया। कहता इस तरह मैनेजमेंट की और भी बहुत सारी चाहत हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। ऐसे ही है ना भाई, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अच्छा अरमा। अच्छा कहता इसके अलावा भी और मैनेजमेंट की बहुत ख्वाहिशात हैं। कहता लेकिन बस एसिड की एसिड जिस हालत में आना चाहिए था उस हालत में हम ले आए ना एसिड को। कहता ये चाहत हमने मैनेजमेंट की पूरी कर दी, बाकी की जो चाहते हैं कहता उसकी वजह से जो नुकसान वगैरह हुआ वो एसिड की कॉस्ट का पार्ट। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस वाइल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स आउटपुट बिल्ड्स अप। अब सुन लें बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहा है भैया, हमने जब एसी को, एसी नहीं जरा प्लांट हैवी किस्म का लेते हैं जी, प्लांट है जी, क्या है बच्चों, जब हम इसको इंस्टॉल करने लगे ना, या एसेट तैयार हो गया, हमने कहा जी आप इसको ना शिफ्ट वगैरह करते हैं। कहता सामने ना एक शीशा पड़ा हुआ था, क्या पड़ा था, या बहुत महंगा सा, क्या उसका नाम है, कोई चीज पड़ी हुई थी। कहता उसके अंदर टकरा गया, क्या हो गया, वो नुकसान हो गया। क्या हो गया? कहता बिला वजह इस की एसिड की कॉस्ट के अंदर इस नुकसान को आपने ऐड नहीं करना। इसमें जल्दी से ना एग्जांपल लिख लें, या आपको ना फिर भूल जानी है जी। हाँ जी, एक्सपेंस में जाएगा, ये एक्सपेंस में जाएगा। भाई कस्टमर आए, उन्होंने कहा जी ऑर्डर देना है जी, हमने आप ना इतने खुश हुए, आपने कहा एसी को जल्दी से ना आप उठा के इसको बस जल्दी से ना आप चलाना शुरू कर दें। इस चक्कर में कोई नुकसान हो गया। क्या हो गया? वाइड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स आउटपुट बिल्ड्स अप। आप ना उस टाइम ऑर्डर इतने आए, आपने कहा ले भाई आप तो तहस नहस फेर देनी है। उस चक्कर में क्या हो गया जी, नुकसान हो गया। क्या हो गया? इस नुकसान को आपने अब क्या करना है, एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, कैपिटलाइज नहीं करना। ओके जी, और ये बात समझ गए हैं जी। लिखने शीशा टूट गया, इस तरह की चीजें। आगे जी आगे, हेलो,
टूट गया, ये टूट गया, वो टूट, मैं तो डुबाता हूँ। आगे इसमें आए, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग। दिल अगर गलत जगह पे लग जाए तो उसे टूटना ही होता है। दिल लगाने की जगह अल्लाह है। चांद जी, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग स्लैश रीऑर्गेनाइजिंग एन एंटिटीज ऑपरेशन। आप अपने ऑपरेशन को जैसे पहले एग्जांपल दी थी ना, इधर से मूव कर रहे हैं जी किसी और इलाके में, कहता जी इसकी कॉस्ट कभी भी बोले जो खर्चा हुआ एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, कैपिटलाइज नहीं करना। उम्मीद है जितने डिटेल में अब ये चीजें पढ़ाई हैं, इसलिए डिटेल में पढ़ाई हैं, एक एक लफ्ज को एक्सप्लेन किया, ये इस्तेमाल होनी आगे बहुत ज्यादा। अभी मैंने नहीं कहा कि किताबें बंद कर दें, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ये 2-3 मिनट में आपने बता देनी है। इधर देखें जी, ए न्यू मशीन इज परचेज बाय अरमान एंटरप्राइज। कहता रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज जी। लिस्ट प्राइस वो प्राइस है जो लेबल लगा होता है चीज के ऊपर कि ये चीज इतने की है। क्या है बच्चों? उसके बाद है जी ट्रेड डिस्काउंट। क्या जी? आपसे अर्ज की थी डिस्काउंट चाहे जिस भी शक्ल का है, सब्सिडी, वो खैर आ गया था, डिस्काउंट, सब्सिडी और रिबेट, इसको आपने एसेट की कॉस्ट में से क्या करना है? अब मुझे बताएं 8 लाख में से कितनी अमाउंट माइनस करनी है? इसका एक और तरीका भी होता है, डायरेक्ट आप 90% से मल्टीप्लाई कर दें। 90% से मल्टीप्लाई कर दो ना। 8 लाख में से पहले 10% माइनस करोगे, फिर उसके बाद जो जवाब आएगा तो वो जवाब डायरेक्ट आ जाएगा। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 90%, 7,20,000। कैलकुलेटर पकड़ लें, जल्दी करें, जल्दी करो, जल्दी करो, शाबाश जी। अपना मेरे भाई, अपना दूसरों की चीज बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है? सही है भाई जी। ये उसूल बना लो जिंदगी का। 7,20,000 आ गया जी। मुझे बताएं जी, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होनी है या नहीं? आपने कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकालनी है जी। इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होनी है नहीं? कर दें। बताया था ना, अगर नहीं लफ्ज लिखा तो नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ साइड प्रेपरेशन ऐड होनी है नहीं? ऐड कर दें, ऐड कर दें, ऐड कर दें। आर्किटेक्चर फी ऐड होनी है नहीं? ऐड कर दो। नॉन रिफंडेबल टैक्स ऐड होने या नहीं? नो। इनकम टैक्स एडजस्टेबल या रिफंडेबल? एक बात बताना भूल गया, अभी ना कैलकुलेटर पे इधर ही इसी तरह कैलकुलेटर को रख दो, अमाउंट याद कर लो कितनी है। 7,30,000, 300 जो भी है। अब छोटा सा बात याद कर लें, इंश्योरेंस को ना हम रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? इंश्योरेंस का लफ्ज अगर लिखा हो, किसी भी चीज की इंश्योरेंस है, बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करवा ली, बिजनेस ने गाड़ी की इंश्योरेंस करवा ली, बिल्डिंग की करवा ली, प्लांट की करवा ली, रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? बट अगर लफ्ज लिखा है क्वेश्चन के अंदर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रस्ते की इंश्योरेंस, दिस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। जल्दी से नोट कर लेना, ये भूलना है, आप भूल जाना ना आपको, आप साइंसदान तो नहीं है। जल्दी करो, नोट करो, लिखें इंश्योरेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। इंश्योरेंस क्या है बच्चों? बोलो जहेर साहब, वो पता कीजिएगा यार। इंश्योरेंस इज अ बट, BUTT या BUT वाला, बट इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। बोलो चला ही बैठ गया यार, लफ्ज भी जुबान पे नहीं आते फिर। बट इंश्योरेंस इन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, रस्ते की इंश्योरेंस जो आपने करवाई। कराची से चीज आनी है लाहौर, अब इधर रस्ते की इंश्योरेंस है ना, ये क्या है बोलो जी जी, शाबाश। अब मुझे बताओ, हमारा स्मार्ट बोर्ड ही यार जी, ये मेरे भाई बताएं जी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बताइए ऐड होनी है एसेट की कॉस्ट में या नहीं? फी पे टू क्लियरिंग एजेंट। क्या बच्चों? अच्छा जी, अब ये सुन लें, क्लियरिंग एजेंट क्या? जब आपकी चीजें पोर्ट पे आ जाती हैं ना बच्चों, जब चीजें किधर आ जाती हैं?
पोर्ट के ऊपर आ जाती हैं, उस दर ना बच्चों आपको ना पैसे पे करने पड़ते हैं कस्टम वालों को, एजेंट को। सही है सर? तो ये नॉर्मल पार्ट है। क्या है जी? इसको बच्चों आपने कैपिटलाइज कर देना है। क्या कर देना है जी? ऑक्ट्रॉय चार्जेस। क्या बच्चों जी? ये आपने काउंटिंग में शायद लफ्ज औखा सा पढ़ा हो, चीजों को लेके आने का खर्चा भी कहते हैं इसे जी। ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज लिख लो ना, साथ सादा लफ्ज भी तो लिखना। ऑक्ट्रॉय, हमें क्या पता ये क्या होते हैं? ये तो पहली दफा बड़ा औखा सा लफ्ज मुंह से बड़ी मुश्किल से इस तरह लिखें जी। ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह। जल्दी करो ना, जल्दी करो। हेलो जी, आगे आ जाए। कहता लैंड प्रेपरेशन कॉस्ट। क्या जी? लैंड प्रेपरेशन कॉस्ट जी। ये साइड प्रिपरेशन कॉस्ट है ना। अच्छा, साथ आप लफ्ज लिख नहीं रहे जो ओरिजिनल इस्तेमाल हुए। साइड प्रिपरेशन लिखना, आपको पता चले क्या है साइड प्रिपरेशन? जल्दी बताओ, जल्दी। इंस्टॉलेशन बताओ। कहता एस्टीमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग विच कंपनीज लाइफ। जी जी बताएं जी। शाबाश, वेल डन, छा छू गए हैं। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग द मशीन। ना क्रॉस। इंश्योरेंस फॉर द ईयर क्रॉस। लाइसेंस क्रॉस। इनिशियल ऑपरेशनल लॉसेस। ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट। नो, बता दें नहीं जल्दी से, शाबाश जी। कितना आया? जो भी आया जवाब आ गया ना। अब सुनने हैं होमवर्क क्या है जी बच्चे। वो की होमवर्क क्या है? पास पेपर का क्वेश्चन नंबर आपने 1 करके आना है। क्या करना है? वो ग्रिड है ना उधर, वो बुक ओपन करें। बुक ओपन नहीं, एंड से बिल शुरू से, सॉरी। उधर ना वो बना के दिया है इंडेक्स आपको। उधर देखें IS 16 का पास पेपर किस नंबर पे आ रहा है? 216 पे। ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 1 आपका पास पेपर का क्या हो गया? होमवर्क। और एग्जाम्पल नंबर कौन सी है जी? एग्जाम्पल नंबर 2 से 6 मैंने पहले नोट करवा दी। एक दफा किताब दीजिएगा, जल्दी देना यार किताब जरा। एक और सवाल भी होमवर्क में देना। नहीं, ये नहीं दे सकूंगा जी। क्वेश्चन नंबर 9 पास पेपर। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है? लेजर्स बनाने हैं 3, और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ये क्वेश्चन है जी 12 नंबर का। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिएगा। पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिएगा कि जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हम ओपनिंग बुक वैल्यू निकालते हैं। ये पहले रिवाइज करने हैं, फिर इस क्वेश्चन को करना है। पहले आपने घर जाके एग्जांपल्स करनी है 2 से लेकर 6 तक, फिर आपने पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। उससे पहले सारे असूल आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाले पढ़ने हैं, फिर करना है क्वेश्चन। ये चैलेंजिंग होगा, शायद इतना भी नहीं है, कर लेंगे आप इंशाल्लाह। 70% मार्क्स 60% तो ले ही लेंगे इंशाल्लाह। ओके बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और भाग जाएं मुर्शद की क्लास में जल्दी।